नमस्कार, स्वागत है आपका रण क्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, जहां आपराधिक गतिविधियों में उसका इजाफा होना चिंता का सबब बन चुका है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से जिहादियों और अपराधियों का आतंक बढ़ चुका है और इन अपराधियों के और जिहादियों के तार जब पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कई बार समाजवादी पार्टी से जुड़ते दिखे तो सब हैरान रह गए। लेकिन इस पूरी सियासत के बीच कई अहम सवाल हैं। सवाल ये कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में क्या अपराधियों की तादाद ज्यादा है, और फिर जब एक्शन होता है तो क्यों समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। आज यूपी के कुशीनगर में नकली नोटों के एक बड़े नेक्सस का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है तो पता चला कि सभी आरोपी जिहादी थे और आरोपी का मुसलमान होने के साथ साथ सपा के साथ कनेक्शन भी। जैसा कि आपको हमने हेडलाइंस में बताया, रफी खान का नाम बताया, अखिलेश के साथ कई बार इन्हीं नेताओं की तस्वीरें भी देखने को मिलती थी। और अब जब एक्शन हो रहा है तो क्या सपा को खुलकर सामने नहीं आना चाहिए? पर जिस क्राइम के साम्राज्य का इलाज योगी जी कर रहे थे उसमें मुसलमान अपराधियों का होना एक बड़ी समस्या है। खबर एक यूपी के लखनऊ से भी बताएंगे। ये तो नोटों की बात हमने आपको बताई, यहां पर देखिए कैसे माफी मांगते हुए नजर आए, माफी मांगते हुए पुलिस के साथ ये चलते हुए। लेकिन एक और मामला, आज इस विषय पर चर्चा तो हम करेंगे ही, बताएंगे उत्तर प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संलिप्त हैं। यूपी के लखनऊ से, जहां 5वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, ये भी एक बड़ी खबर है। हालांकि अभी यहां पर कोई सपा का नाम नहीं आया है, पर सपा जो अपराधी में जाति और मजहब देखती है, तो क्या अब इस मामले में भी क्या सपा आरोपियों का बचाव करेगी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ देगी? सपा के अपने नेता भी जो हैं वो कई बार गुंडागर्दी और रेप के आरोपों से घिर चुके हैं, चाहे मोहित खान हो, नवाब सिंह यादव हो। एक तरफ तो डीएनए टेस्ट भी मैच हो गया है और अब हाल के मामले में अयोध्या के सांसद के बेटे का नाम तक सामने आ चुका है, गुंडागर्दी करने पर, किडनैपिंग करने पर, पैसे मांगने को लेकर। और अब आज लखनऊ रेप और अपराध पर राजनीति होगी या नहीं होगी, उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, जाली नोटों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस सब के बीच हो रही बयानबाजी को सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। भाजपा कभी चुप नहीं रहती है, ये राहुल गांधी चुप रहते हैं। जबकि बंगाल में होता तो उनकी जुबान बंद होती है, बांग्लादेश पर जुबान बंद होती है, लेकिन नवादा में घटना घटती है उत्तर प्रदेश में तो उनकी जुबान खुल। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कैसे एक तरीके से ये बात सामने रखी जा रही है कि कहीं अयोध्या का मामला हो, कन्नौज का मामला हो, मऊ का मामला हो, चाहे रेप की बात हो, और अब ये तो किसी, जैसा हम कह रहे हैं कि ये जिहादी जो पकड़ा गया है ये एक आतंकवादी से कम नहीं हो सकता। हथियारों का जखीरा जहां पर जो है वो पकड़ा जाए, नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएं, और ये जो ऑपरेशन लंगड़ा के तौर पर आप समझ सकते हैं उसका विस्तार इसको समझ सकते हैं। माफ़ी मंगाते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस नज़र आ रही है, लेकिन इन पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता था। अपराधियों का इस तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और अधिक जानकारी देते हैं। जब तक हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उससे पहले आपको बताते हैं कि और क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सपा नेताओं के काले कारनामे अयोध्या में। आपको बताएं, मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है और वो प्रेग्नेंट भी थी। नवाब सिंह यादव पर भी नाबालिग से रेप का आरोप है। ये सपा नेताओं के काले कारनामे। भदोही में जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तक लग चुका है।
वीरेंद्र बहादुर महिला से रेप का आरोप इस पर भी लग चुका है। तो सपा नेता मऊ की बात जैसे आपको यहाँ पर आपने सुनी थी, तो अयोध्या हो, कन्नौज हो, मऊ हो, ये तमाम जगह उत्तर प्रदेश का, और नकली नोट का भंडाफोड़, ये दोनों आप विस्तार से समझिए। दोनों मुद्दे, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, पहले हासिम खान यहाँ पर, रफ़ीक खान के बाद हासिम खान यहाँ पर है, कौन कौन जिहादी है जो इसमें संलिप्त पाया गया है, और शिराज हसमती ये भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। और ये कोई छोटा गैंग नहीं, इंटरनेशनल है। परवेज़ इलाही इसमें गिरफ्तार हुआ है। अच्छी मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की जो पकड़ पाए इनको। मोहम्मद रफ़ी अंसारी, इसको गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल रैकेट था ये, शेख जमालुद्दीन, सोचिए इंटरनेशनल रैकेट, नकली नोट का व्यापार। और नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना नहीं है ये खतरनाक आदमी है नियाजुद्दीन, और इसने भी। और खबर क्या है बताएं आपको, यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। 2 सपा नेताओं की मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बार बार यहां पर सपा नेताओं का नाम आना, सपा के लोहिया वाहिनी का सचिव गिरोह का सरगना भी जो है, ये है जो गिरोह का सरगना है वो यहाँ पर एक ऑफिस बियरर है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। नेपाल की करेंसी भी बरामद की गई है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मामला राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी है। मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है, लाजमी है, निशाना तो साधना ही है, हरकतें ही ऐसी की गई हैं इनके द्वारा। लखनऊ में एक और मुद्दा, बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। ये 2 मुद्दे आपको बता रहे हैं। कार सवार युवकों ने बच्ची का अपहरण किया और उसका गैंग रेप कर दिया, और आरोपी दानिश और आमीन ने वारदात को यहां पर अंजाम दिया था। तो यहां पर भी जिहादी तत्व जो हैं वो शामिल हैं। और यूपी में जिहादी आतंक को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। हमारे सवाल क्या है, आरोपी नेताओं पर कब एक्शन लेंगे अखिलेश यादव, ये मुख्य प्रश्न है। नकली नोटों की प्रिंटिंग किसकी करते थे फंडिंग, यानी कि नकली नोट छापना एक बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आतंकवाद के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है। रफीक, औरंगजेब और लादेन देश के दुश्मनों कौन है आप ये जान लीजिए। लाल टोपी काले कारनामे, जिहादी आतंक के कारखाने। हम ये कह रहे हैं कि भाई आखिर कब तक सपा के ये लड़के मैच्योर कब होंगे। चलिए, ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। और पुलिस ने बरामद क्या किया है, लगभग 5,62,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। और पुलिस ने असली नोट भी इसमें 1,10,000 रुपए के बरामद किए हैं। 3,000 नेपाली मुद्रा भी यहां पर पाई गई है इंटरनेशनल रैकेट में। 10 फर्जी आधार कार्ड यहां पर उनको प्राप्त हुए हैं। तो सब कुछ बोगस चल रहा था। 10 ATM कार्ड्स यहां पर मिले हैं। 10 ATM कार्ड्स है। ये नकली नोट जब सर्कुलेशन में आते हैं तो क्या कुछ होता है ये भी आप जानते हैं। 8 लैपटॉप यहां पर पकड़े गए हैं। 2 नेपाली सिम समेत, आप सोचिए 2 नेपाली सिम कार्ड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। 26 फर्जी सिम, नेपाली सिम कार्ड्स भी हैं तो यहाँ पर 26 भारतीय सिम कार्ड्स भी हैं। 2 लग्जरी 4 पहिया वाहन, लग्जरी गाड़ियों में ये घूम रहे हैं नेता जो ठहरे। 10 देसी तमंचा यहाँ पर मिला है। क्या करना चाहते थे सोचिए। 30 जिंदा कारतूस भी यहाँ पर मिल चुका है। तो ये सोचिए आतंकी जो पकड़े गए हैं। 4 सुतली बम, देखिए बम तक का मिलना, क्या किस तरीके की प्लानिंग थी। सपा नेता कौन है, रफ़ी खान उर्फ बबलू, लोहिया वाहिनी का। और ये देखिए नौशाद खान सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष। पदवियां तो इतनी बड़ी बड़ी मिली हुई हैं और काम कैसे कैसे हैं। तो मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप, नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप, मामला कन्नौज का। और ये तमाम मामले जिसमें भदोई में भी देखिए जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। तो क्या महिला के विरोध में है समाजवादी पार्टी, और एक्शन कब होगा। वीरेंद्र बहादुर महिला से रेप का आरोप। तो अयोध्या हो, कन्नौज हो, मऊ हो, अभी हालिया मामला जहां पर नोटों की जो करेंसी, फेक करेंसी का आना जाना, उसको छापने से लेकर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता रफ़ीक खान का सम्मिलित होना, ये बिल्कुल चिंता का विषय यहां पर नजर आता है। तो सपा नेताओं के काले कारनामे, ये जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया है, अब उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपके टीवी स्क्रीन्स पर कुछ ही पलों पे, जो बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों को जवाब देना होगा, क्योंकि भाई मौजूदा सरकार के लिए भी प्रश्न होंगे और जो सपा के स्टेटमेंट्स आते हैं और उनकी जो बातें सामने आती हैं वो भी प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो क्या अब हिसाब हो पाएगा, क्या अब एक्शन हो पाएगा। मैं चाहूँगा हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर कुछ ही पलों में आ जाएं ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मामला ऐसा है
जहां पर बार बार सपा नेताओं का नाम सामने आना और उस पर बीजेपी का सपा को घेरना, ये एक सिलसिला ऐसा है जो चलता जा रहा है। और चलिए, जो इस वक्त हमारे साथ है, अरविंद जैन जी हमारे साथ इस वक्त हैं मामले की गंभीरता को समझाने के लिए। अनिल जैन जी, आपका धन्यवाद, आपने समय यहाँ निकाला। और सपा से भी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनिल झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मामले को आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि भाई आप अपने ऑडियो को यहाँ पर अनम्यूट रखें ताकि इस चर्चा के दौरान कोई ऐसी बाधा उत्पन्न ना हो। सबसे पहले सवाल जो है हम पूछेंगे अरविंद जैन जी से। अरविंद जैन जी, ये पूरा मुद्दा जिसमें नकली नोट के छापने की बात, उसको वहाँ से लेकर जाना, नेपाल तक कनेक्शन, और यहाँ पर एक नेता का सामने नाम आना जो कि समाजवादी पार्टी को बिलोंग करता है, ऑफिस बेरर बताया जाता है। अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि भाई काउंटर फीटिंग तो एक चीज़ है, नकली नोटों को लेकर जाना एक चीज़ है, इस पैसे के इस्तेमाल से लेकर ही कितना खतरनाक हो सकता था, और ये भी तो हो सकता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग ये हो सकता है कि छोटा सा ही पकड़ा गया है और कितना बड़ा रैकेट ये हो सकता था। जैन साहब। देखिए, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता। मैं इसको पुलिस के दृष्टिकोण से देखता हूं कि एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है। कुछ ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो कि देशद्रोह का कार्य एक तरह से कर रहे थे, देश की इकोनॉमी को खोखला करने का प्रयास कर रहे थे। और पता चला है कि तमकुही राज क्षेत्र में और आसपास फर्जी मुकदमे लिखाना, लोगों के ऊपर उनकी जमीनें हड़प लेना, अवैध संपत्तियों को खड़ा कर लिया है। एसपी का स्टेटमेंट है कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जो इन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई हैं उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और ये तो एक बहुत, आप ये देखिए कि 10 तमंचे मिलना और इतने सिम कार्ड मिलना, हम आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं, इतने सिम कार्ड मिलना, लग्जरी व्हीकल्स का मिलना, तो ये दिखाता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड गैंग है। 10 अभियुक्त एक बार में बहुत कम गिरफ्तार होते हैं। मैं इसके लिए कुशीनगर की पुलिस को, वहां के एसपी को, सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। देशद्रोही कार्य है ये और इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण हो, इन्होंने किस किस को झूठे मुकदमे में फंसाया, किस किस की जमीन पर कब्जा किया, ये कहां पे नोट की प्रिंटिंग करके कहां इसको खपा रहे थे, नेपाल में भी खपा रहे थे क्या, मतलब ये सब चीजें पूरी देखी जानी चाहिए, गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। यही मैं समझता हूं नितांत आवश्यक है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं देखता हूं, राजनीतिक कोई देखता है तो वो अलग नजरिया है। मैं तो ये मानता हूं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये जो नकली नोट आते हैं थ्रू बांग्लादेश, थ्रू नेपाल, ये पाकिस्तान के द्वारा प्रिंटेड भी होते हैं और यहां तो पता चला है कि वहीं प्रिंटिंग हो रही थी। जेन्युइन नोट्स भी मिले हैं जो कि खपा दिए गए थे और उनसे जो धनराशि मिली है वो रिकवर हुई है। प्रिंटर्स का मिलना और लैपटॉप्स का मिलना, लग्जरी व्हीकल्स का मिलना, सुतली बम का मिलना, ये सब बहुत गंभीर एक अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है और इसको आगे ले जाने की जरूरत है। चाहे इसमें एटीएस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इसमें एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो, इसको और आगे लेके जाना चाहिए। और जो भी अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, मैं नहीं समझता कि इसका पुलिस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए और आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे तत्वों को बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, जैन साहब का ये जो प्रतिक्रिया वो हमने ली। अनिल झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल झा जी, ये जो सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का नाम अगर सामने आए नेता का एक ऑफिस बेरर के तौर पर, तो फिर अब इस पर क्या जवाब दिया जाएगा? फिर अब बीजेपी आपका कहेगी कि भाई समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी है, नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है और यहाँ पर तो काउंटर फीटिंग, नकली नोट की छपाई से लेकर एक इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आता। ऑफिशियल स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का, क्या जवाब रहेगा अनिल झा जी? देखिए, मैं अभी जो जैन साहब कह रहे थे, मैं जैन साहब की बातों से अक्षरशः सहमत रखता हूं। और जहां तक आपने कहा कि भाजपा के लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या जो भी हैं वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि देखिए, कोई भी अपराधी हो, जुर्म करने वाला, किसी भी आज इस देश में या इस प्रदेश की बात करें तो 3, 4, 5 पार्टियां हैं। कोई ना कोई नेता जो होगा किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होगा। अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ नेता नहीं होगा तो सपोर्टर होगा, वोटर होगा, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर वो कोई अपराध करता है तो वो पार्टी के द्वारा अपराध की जाती है या पार्टी को प्रोत्साहन देता है अपराध करने के लिए।
मैं इस बात से सहमत नहीं रखता हूं। और अगर इस तरह की चीजें अगर भाजपा वाले करेंगे तो वो स्वतंत्र है, वो तो सत्ता में है, उनका काम ही है जो इस तरह के लोग अपराध कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे किसी भी दल के हों, उनको नकेल करो, ये सब चीजें उजागर करो और जो जो प्रदेश के हित में हो, इस तरह की चीजें वाकई में देशद्रोह की सजा होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं इस बात से, इसलिए मैंने कहा कि जैन साहब के अच्छा बातों से मैं सहमत हूँ और इस पे राजनीति ना करके ना ये इस पे हेडिंग पे जोर दिया जाए कि ये सपा के हैं या बसपा के हैं या कांग्रेस के हैं, बजाय ये अगर कहा जाए कि ये जो फलाना आदमी जो फलाना इस तरह का देशद्रोह का काम कर रहा था और जो जो चीजें वहां पे मिली है, बरामद हुई है, बाकी में बड़ा मतलब एक आश्चर्यचकित करता है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, वहां पे नाक के नीचे सरकार, गोरखपुर कुशीनगर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है लखनऊ में, और नाक के नीचे अगर चीजें चल रही है, तो ये सब भी एक चीजें हैं। और मैं खास करके जैसा कि उन्होंने जैन साहब ने कहा, मैं कुशीनगर पुलिस को, उनकी टीम को मैं भी बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों को लेकिन सामने लाए, जो भी झा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जैन साहब की बात पर आपने आगे बात रखी, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा वॉलंटियर है, कोई छोटा मेंबर हो, ये तो आपका देखिए मेंबर पूरे साफ तौर पर नजर आ रहा है, लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है ये व्यक्ति। अगर एक ये ऑफिस बेरर है, ये जो अगर बात सामने आ रही है ऑफिस बेरर है, तो फिर अगर ऐसा ही मान लीजिए आप सिचुएशन को उल्टा करके देखिए, सेम सिचुएशन बीजेपी का होता तो क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो कहा जो लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रहा है, सत्ता नहीं है हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय सचिव होके वो कोई भी गैर कानूनी काम करने का उसको जो है ठेका मिल गया है। ये और हम कह रहे हो विधायक ही क्यों ना हो, सांसद ही क्यों ना हो समाजवादी पार्टी का, अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो उनके लिए भी वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, उनके लिए भी वही चीजें हैं। अगर मैं कहूंगा मैं भी एक कार्य करता हूँ, मैं भी पदाधिकारी हूँ, अगर मैं कोई इस तरह का अपराध करता हूँ तो मेरे लिए भी वही चीजें होनी चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, बाद में किसी कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का हूँ। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी संगठन किसी भी अपने कार्यकर्ता को गलत काम नहीं सिखाता है कि तुम जाके जुर्म करो। उसके बावजूद अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए कानून है और कानून के सामने सब को जो है सरेंडर होना चाहिए और इसको राजनीतिक रूप देने के बजाय अगर बेहतर होता है कि अगर इस पे नहीं, ठीक है, आप कहते हैं राजनीतिक रंग नहीं देना, पर वो जो अगर व्यक्ति एक ऑफिस बेरर है तो आप बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं है। ऑफिस बेरर ये रफी खान अगर आपका वो लोहिनी जो ग्रुप का वो अगर मेंबर हो, सदस्य होगा, तो फिर उसको क्या? पहले समझिए, हाँ, पहले समझिए, हाँ, आज भाजपा का सरकार, भाजपा की शासन है उत्तर प्रदेश में, आपको 500 लोग फर्जी मिल जाएंगे, गाड़ी पे नाम लिखे हुए, झंडा लगाए हुए। नहीं, ये फर्जी तो नहीं था अनिल झा जी, ये फर्जी है। मैं कह रहा हूँ असली में अगर वो है, मैंने आपसे कहा ना, अगर असली में भी वो है तो उसको उसकी काबिलियत, उसको जो राजनीति में किसी को अगर पद दिया जाता है तो उसकी कार्य क्षमता पे दी जाती है। मैंने कहा था कि देखिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर दो तरह के रूप हो सकते हैं, कि हम सामाजिक काम भी कर रहे हो और डकैती भी कर रहे हो। तो अगर डकैती कर रहे हैं तो डकैती पकड़ जाएंगे तो उसका दंड मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए दंड। ठीक है, ये कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी करता है तो इसीलिए वो करता है। नहीं, क्योंकि मुद्दा ये चलता है, क्योंकि मुद्दा ये चलता है कि भाई समाजवादी पार्टी, मैं कैसे बना सकता हूँ? ये मुद्दा आप बना सकते हैं। नहीं, मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि सुन तो लीजिए झा जी सुन तो लीजिए, भाजपा मैं नहीं, ठीक है, यहाँ पे और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरखत रेहान जी, आपका भी स्वागत है, अविरल मलिक जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि बस जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद फिर अगर सपा कहती है कि भाई ये तो फलां जाति का है या फिर ये मुसलमान है, जाति को चलेंगे। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप अभी शुरू के इधर के पीछे की अगर आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जिस पर आदरणीय अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया है, मैं फिर कह रहा हूँ उस पर समाजवादी पार्टी ही नहीं, देश के विपक्ष के साथ पक्ष के भी लोग उस पर अपराधियों की जाति, तो फिर कैसे? नहीं, अपराधियों की जाति, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप पहले बात तो सुनिए। अपराधी की कोई जात नहीं होती और किसी ने अपराधी को नहीं किया। बस ठीक है, बिल्कुल आपने वही कहा, अपराधी कोई जाति नहीं होती, लेकिन देखा जाता है। चलिए आपकी बात जब आ रही है तो बात कर लीजिएगा। नहीं झा जी, ठीक है, आपकी बात ली, आप सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है, ठीक है, जैन साहब के बाद आप ही को मौका दिया है। अब बीजेपी का रिस्पॉन्स यहाँ पर जरूरी है। अविरल मलिक जी पहले आप पर आएंगे, बिल्कुल अनिल झा जी, उनको भी मौका, समय खत्म हो जाएगा नहीं तो। अविरल जी, ये क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, पहले इस मुद्दे पर जवाब, जो कि नोट का मामला और सपा के नेताओं का संलिप्त होना और अपराधी प्रवृत्ति की बात, और चाहे यहाँ पर तो डायरेक्टली अपराधी ही निकला, और वो जो कह रहे हैं कि भाई वो ऑफिस बेरर था, नहीं है, कोई आप स्टिकर गाड़ी में लगा के चल देते हैं, क्या इतना सरल है? ये जो स्टेटमेंट आया अनिल झा की तरफ से, जो रिस्पॉन्स आया,
देखिए, समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण नेता था वो व्यक्ति, और जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और जिस प्रकार से झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन में बैठकर, जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और ये जिस प्रकार से कह रहे हैं अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन आप इस बात का उत्तर दीजिए, स्पेशल ठाकुर फोर्स कैसे कह दिया था स्पेशल टास्क फोर्स को? उस पर माफी मांगनी चाहिए ठाकुर समाज से, राजपूतों से माफी मांगनी चाहिए। किसने अधिकार दिया आपको स्पेशल ठाकुर फोर्स बोलने का? नहीं, संविधान ये आपको इजाजत देता है। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? नहीं, देश का संविधान आपको कहता है कि इजाजत देता है। दोनों को मुद्दे पे सियासत में मत करिए। 35-40 पुलिस 70 के बाद एक बार गोली चला रहा था, चला रहा था। चलिए ठीक, अनिल जी, अविरल की बात पूरी, अविरल जी की बात पूरी हो जाए फिर आपका असल में रिस्पॉन्स। सुनने की क्षमता नहीं रखते और इनमें धैर्य नहीं है सुनने का। और जिस प्रकार से नहीं, एक बार ऐसे मत करिए। देखिए, नेशनल टेलीविजन पे एक एक करके सब बोलेंगे तो सबको बराबर का मौका मिलेगा। अविरल जी देखिए, वो लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय स्तर का नेता है, राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है। उसको ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति झंडा लगाकर चला जाता है, स्टिकर लगा के चल लेता है, तो आखिर किस प्रकार की बात कर रहे हैं? गैर जिम्मेदार एक प्रकार से इनके द्वारा बयान दिया जा रहा है। इन्हें समझना चाहिए कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं, हल्का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। इन्हें समझ होनी चाहिए अपने राजनीतिक दल की। नहीं भैया सुनिए, क्या कोई ऐरा कह रहा, नथु कह रहा, क्या कोई सामान्य व्यक्ति समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बन सकता है? नहीं, अगर आप डायरेक्टली एंगेज करते रहेंगे दोनों तो फिर कैसे रिस्पॉन्स आएगा? अनिल जी उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, आपको भी तो मौका मिलेगा, आपको भी तो मौका मिलेगा। ठीक है, यही है समाजवादी पार्टी के लोग, ये अपनी नहीं, मोनोपोली ऐसे सारी डिबेट इधर ही खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा मुद्दा महिला सुरक्षा का भी, महिला सुरक्षा का भी। ठीक, चलिए अविरल जी अपनी बात कंप्लीट करिए फिर। देखिए, अरे झा जी इतना नहीं, बात है, इन्हें महिला सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। और जिस प्रकार से बयान आया करते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो सबको मालूम है। इन्होंने गुंडे माफियाओं को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया था, वो सबको मालूम है। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, किसके समय में ये बनते इस प्रकार के लोग, गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, इन्हें बोलना चाहिए जनता के सामने। अरे अनिल झा जी, आप बीच में ही बोलते रहेंगे तो फिर कैसे? सारे गुंडे माफिया पनपे, और जिस तरीके से इतनी घटनाएं उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर घटित हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी। और आज भी जिस प्रकार के कार्य इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश विरोधी एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए, अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए कि उनका पार्टी का नेता इस प्रकार की घटना में जुड़ा हुआ है। ठीक, एक क्विक रिस्पॉन्स, एक क्विक रिस्पॉन्स, क्विक देखिए, एक क्विक रिस्पॉन्स अनिल झा जी, आपका एक क्विक रिस्पॉन्स लेंगे, फिर दूसरे मुद्दे पर भी जाएंगे। आपका क्विक रिस्पॉन्स। फिर मैं कह रहा हूँ, इनकी जितनी बातें बनानी है, लोगों को टीवी पे आके लोग बहुत बातें बनानी है, एक भी मुद्दे की बात नहीं कही उन्होंने। ये महिला सुरक्षा पे चले गए, अतीक अहमद पे चले गए, जो इतिहास हो गया, मुमताज भाई चले गए, लेकिन जिस मुद्दे पे आप इनको बुलाए उस मुद्दे बात नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई भी पदाधिकारी हो, मैं तो विधायक संसद की बात कर रहा हूँ और हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि सपा का हाथ तो आप डिबेट बता लेंगे, भाजपा का हाथ आप छोड़ देंगे, उसमें मुझसे डिबेट करिए। नहीं, मेरा तो केवल छोटा सा सवाल है और आपके सवाल में सही है। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव होता है या कोई भी बन जाता है, इसका जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ किसी वाहिनी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी नेता का हो, किसी भी वाहिनी का हो, कितना बड़ा पदाधिकारी क्या होना चाहिए? कोई बोल रहा है क्या? क्यों मैं वही कह रहा हूँ, लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव कोई मामूली आदमी बन जाएगा क्या? क्या उसके नेताओं से कनेक्शन नहीं है समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं? कोई रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव, ठीक है, दोनों को बराबर का मौका दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात नहीं, ये दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा ये भी जाली नोट का भी है, और उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां, जिस तरीके से महिला सुरक्षा। ठीक है अनिल झा जी, अब एक बार मैं भी थोड़ा यहाँ पर कुछ बात कह लूँ। एक मुद्दा ये भी है कि भाई जो लखनऊ में बेटी के साथ हुआ, बहुत छोटी लड़की के साथ जिस तरीके से जिहादी तत्वों ने बलात्कार किया, उस मामले पर बरखा जी, अब जब उसमें नाम सामने आता है और उसमें मुस्लिम लड़के अगर शामिल हों, जिहादी तत्व शामिल हों, तो उस पर अगर एक्शन होगा तो कब होगा, और उस पर बड़ा एक्शन होगा तो क्या विपक्ष क्या चुप कहेगा? फिर वो दोबारा अगर यही कह दे कि भाई ये तो आप हर चीज में आप जाति धर्म देखते हैं, ये भी तो आरोप लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो सियासत बंद होनी चाहिए। आरोप
एक दूसरे पे लगाने बंद करिए। बेटियां तो सबकी सांझी है। अगर रेप हुआ है बच्ची के साथ तो उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर हमें एक सुर होकर के बात करनी चाहिए, ना कि जो जाति धर्म को देख करके। जब भी अन्य जाति का लड़का होता है तब हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम छुपाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जब जिस दिन हम ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो एक मुजरिम है उसकी कोई जाति नहीं, बस वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक ये सिलेक्टिव आउटरीच रहेगा, तब तक चीजें नहीं बेहतर होंगी। मैं आज नहीं, कई बार इस टीवी डिबेट्स पे इस बात को रख चुकी हूं कि रेप एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इस इशू पे कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स का दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोलकाता रेप की बात करें, वहां पे भी आज तक पॉलिटिक्स हो रही है। आज तक भी पता नहीं है कि क्या होगा उस कोलकाता जो डॉक्टर का रेप हुआ था, या आप अन्य किसी भी रेप की बात कर लीजिए जहां पे भी रेप होते हैं बेटियों के लिए, तो बेटियों को डिवाइड कर दिया जाता है। मेरा ये इसका बलात्कार हुआ, ये इस जगह पे हुआ, ये तेरा बलात्कार, ये मेरा बलात्कार। तो जब तक बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब जिसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी भी उसमें शामिल हो, इस मुद्दे की बात नहीं करा। जैसे अगर मोहित खान का नाम जब सामने आया था, फिर उसमें कहे कि राजनीति ना की जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? पर उसमें ना मजहब देखा गया, वहां पर तो आरोप ही देखा गया। जी, मजहब भी ना देखे, आरोप भी ना देखे, जो भी है वो पार्टी का भी मेंबर हो तो उसे तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने जो भी वो कर रहे हो कार्य, उसमें से उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर पार्टी में बड़ी पोजीशन पे, कहीं पे भी छोटी पोजीशन, तुरंत मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। और ऐसे नहीं कि डीएनए टेस्ट करवाओ। अभी थोड़े दिन पहले आपने अखिलेश यादव को सुना होगा, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। ये लीपापोती बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और स्टर्न एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये नहीं कि सालों साल लग रहे हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल नहीं, पर वो जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो प्रवक्ता है, और लेकिन आपकी तरफ से कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतना सुंदर ये विश्व है नहीं, इतना यूटोपिया है नहीं कि भाई सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हो। राजनीतिक प्रभाव तो देखा ही जाता है क्राइम पर भी, और नेताओं के द्वारा भी जो प्रभाव भी हमने आज आपके सामने रखी, कैसे यहाँ पर अपराधी संलिप्त थे, राजनीतिक कनेक्शन और तमाम मुद्दे। चलते हैं जैन साहब के पास। अरविंद जैन जी, अब ये एक और मामला जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ, इस मामले पर भी जो कार्रवाई की बात अब आपने देखी, एक छोटी सी बच्ची के साथ जब रेप हो जाता है, आपको क्या लगता है एक उत्तर प्रदेश के कायम रिकॉर्ड में जो चेंज आना, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हम कई बार यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन जितना भी देखा जाए कोई ना कोई ऐसा अपराध हो ही जाता है, वहाँ पर बेटियाँ असुरक्षित रह ही जाती हैं, और मामला अंत तक आता है कि भाई कैसे हर व्यक्ति सुरक्षित क्या रख सकती है, पुलिस के पास ये संभावना है, ये क्षमता है, या फिर अपराध होने के बाद ही सारा एक्शन लिया जाएगा तभी बात बनेगी? अरविंद जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि 25 करोड़ की आबादी प्रदेश में है, इस प्रकार के अपराध भी होते रहेंगे, क्योंकि आपराधिक तत्व हैं समाज में। अपराधी को आप बिल्कुल समाज से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। जो कांड किया गया है 13 साल की बच्ची के साथ, निहायत ही शर्मनाक है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके उनका पूर्व आपराधिक इतिहास पता लगाया जाना चाहिए, एक फुल प्रूफ केस बनाकर पॉक्सो कोर्ट में दाखिल किया जाना चाहिए। इसमें प्रोविजन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ। जब तक वो जीवित हैं तब तक जेल में रखने का प्राविधान है। इसमें फाइन का प्राविधान है कि वो फाइन इनसे लिया जाए और उस बच्ची के रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उसका पेमेंट किया जाए। जो भारतीय न्याय संहिता अभी बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। उनको बड़ी प्रायोरिटी दी गई है महिला सुरक्षा को, बच्चियों की सुरक्षा को। इसमें सेक्शन 70 का पार्ट 2 जो है, जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, वो बिल्कुल क्लियर है कि बाकी जितना जीवन उनका बचा है वो जेल में कटेगा। वरना उसको माना जाता है कि 20 साल की सजा है, 20 साल के बाद छूट गए। भी यंग लड़के हैं, अगर 22-24 का है, पता चला 40-42 की एज पे छूट गया, नहीं, ये टिल द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ, जब तक वो जीवित है तब तक जेल में रहेंगे। तो ये कई प्राविधान है, और मैं समझता हूं कि
बहुत फूल प्रूफ तरीके से पर चार्जशीट अरविंद जी, जैन साहब, ये कानून है, मुझे लगता है अपराधी भी कुछ हद तक इस बात को समझते हैं, फिर भी इनको कर दिया जाता। त्रियान जी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार जैन साहब से, ये क्या है? मतलब क्या जनता को पता नहीं है, शिक्षित नहीं है जनता, वो समझ नहीं पाती कि भाई इतने सख्त कानून है कि भाई कार्रवाई बहुत खतरनाक यहाँ पर हो सकती है, जीवन बिताओगे जेल में? जैन साहब पहले आपको कमेंट, फिर त्रियान जी का। ये देखिए, ये मानसिकता गलत है। क्या उनको संस्कार मिले परिवार में, ये सब देखना होगा। वो मुझे लगता है ये पहली घटना नहीं की होगी इन्होंने पहले भी इस प्रकार के कुकर्म किए होंगे और बच निकले होंगे। इस बार पकड़े जाने चाहिए सब, पूरा इनका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, पुराना पूरी छानबीन होनी चाहिए और बहुत ही फुल प्रूफ चार्जशीट जल्दी से जल्दी लगा के और कोर्ट से इनको सजा मिले और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है उसके तहत कार्रवाई की जाए। 50,000 लोगों का पिछले 1.5 साल में ऑपरेशन कन्विक्शन में उनको सजा दिलाई गई है उत्तर प्रदेश में, बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये लगातार प्रक्रिया जारी रहेगी, तब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो क्राइम का ग्राफ है वो तेजी से नीचे आएगा। अभी प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए, बहुत ठोस कार्रवाई इन अपराधियों के विरुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। बरकत रानी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इसी पर? जी, मैं अक्सर कोर्ट जाया करती हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो स्पीडी ट्रायल हम सिर्फ बोलते हैं बैठ करके, असली में स्पीडी ट्रायल कब होगी, किस केस में होगी, किस में नहीं होगी, कितनी जांच होगी? पहली बात तो जांच फेयर होनी चाहिए। आपको सबको इस बात का पता है कि कैसे इन लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां ही संरक्षण देती है। अब जो पार्टी ही इन्हें संरक्षण दे रही है वो जांच कैसे होने देगी? एविडेंस को मिटाया जाएगा। बेशक आप जो मर्जी कर ले, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे लैप्सेस है। इतनी देर हो जाएगी कि बिटिया को रिहैबिलिटेट करने की बात आप कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की कितनी सारी फाइट मैं पहले ही कर रही हूँ जिसमें आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक इन मुद्दों पर से, रेप जैसे संगीन मुद्दों पर से सियासत नहीं हटेगी, ये जब तक तेरा मेरा रेप नहीं खत्म होगा तब तक किसी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा। ये जो भी लोग अपने मैनिफेस्टो में बेटियों की सुरक्षा की बातें, महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उनको समझना होगा कि ये बातें लिखनी नहीं है, ये जमीनी स्तर पे दिखनी भी चाहिए। आज उस बेटी का भविष्य कितना अंधकार में चला गया। आप ये देखिए कि वो क्या आगे पढ़ पाएगी, क्या वो आगे स्कूल जा पाएगी, उनके माता पिता की मानसिक स्थिति क्या हो गई है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी देखिए त्रियान जी, बरकत त्रियान जी, फिर क्या, फिर उपाय क्या है? फिर वही, फिर जो गोली मार दी जाए, यही तरीका सही नहीं? क्या किया जाए? नहीं, वो तरीका मैं नहीं मानती सही है। सबसे बड़ा तो ये बात है कि अभी इसी कम्युनिटी से बड़े बड़े लोग निकलेंगे और इनको बचाएंगे और पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्हें बचाएंगी जिन्होंने इनको संरक्षण दे दिया। उपाय सिर्फ ये है, स्पीडी ट्रायल हो, कोर्ट में रिफॉर्म्स हो, पुलिस में रिफॉर्म्स हो, फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो विथ टाइम बेसिस होना चाहिए। इसके टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई ये 6 महीने में खत्म करना है ये केस। जब तक ये भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे ये पूरा सिस्टम में जो लैप्सेस हैं वो नहीं ठीक होते, तब तक सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें एसी कमरों में बैठ करके करते रहेंगे। मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मुझे पता है, मैं अन्य बहुत सारे काम करती हूँ, इसी वजह से मैं ग्राउंड पे रहती हूँ और ऐसे लोगों से लगातार मिलती रहती हूँ। वो अपनी राय बताते रहते हैं और रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कि आप ये जानते हैं कि जस्टिस सिस्टम में कितने 20-20 साल केसेस चलते हैं, 50-50। मेरे पास तो एक ऐसा केस भी है जहाँ पे 20 साल तक जस्टिस नहीं मिली। तो बताइए, जस्टिस वही है ना? जस्टिस अगर आपको डिले होती गई तो मिली कहाँ? चलिए, बिल्कुल, ये ठीक है। राजनीतिक रिस्पांस भी यहाँ पर ले लेते हैं। अनिल जाजी, ये जो क्राइम हो रहा है, चलिए यहाँ पर नेता शामिल है नहीं है, लेकिन इस मामले पर पहले तो लखनऊ वाले पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर अविरल मलिक जी आपका क्विक रिस्पांस दोनों का। अनिल जाजी, पहले आपसे। जी देखिए, अभी जैन साहब ने इस मुद्दे पे कहा और हमारी बहन जितनी भी बात कहनी चाहिए, जो भी चीजें कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि बात करने से हम कोई सरकार में नहीं है, ना मैं कोई इतना बड़ा
अधिकारी या नेता हूं कि मैं यहाँ बैठ के कोई चीज जारी करूं और हो जाए। निश्चित ही इसमें सबसे पहले नियति जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। और क्विक डिसीजन जैसे आप बाकी चीजों में लेते हैं ना, वैसे आज अगर चुनाव है, कल कुछ रेबड़ी बटनी है, तो चाहे कोई भी दल हो, आज 3-4 राज्यों में चुनाव हो रही है, अपना मैनिफेस्टो बना के जारी कर रहे हैं, उसी तरह से इस पे तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। इसका एक टैग होना चाहिए, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना बहुत हो गया। जब तक ये नहीं होगा और सजा एक मिसाल नहीं पेश की जाएगी, तो हम लोग निर्भया कांड के बाद से तो देख ही रहे हैं, उसके पहले भी देश में रेप हुआ है और हत्याएं हुई हैं। ये ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी जब तक लगाम नहीं लगा। दूसरा, एक मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, सबसे पहले जितने भी नेता हैं जो राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है, उनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी अपने आप के माध्यम से अपने अखिलेश जी से गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारे भी दल में अगर इस तरह का कोई नेता, विधायक, सांसद अगर है जिसके ऊपर बलात्कार का या इस तरह का कोई चीज आरोप लगा है, सबसे पहले आप उनको हटाइए अपनी पार्टी से। जब आप उनको हटाएंगे अपनी पार्टी से, उनको जब आप पद नहीं देंगे, उनको जब आप टिकट नहीं देंगे, उनको जब आप मंत्री नहीं बनाएंगे, तो भी एक मैसेज, ठीक है, एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात है फिर तो ऐसे जो इस तरह लोग ये सोचते हैं कि हम पुराने पार्टी में हमारी एक बिल्कुल आपका अविरल, अब अविरल मलिक, बिल्कुल बराबर का समय, थोड़ा सा समय खत्म होने वाला। अविरल, आपका रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स इस पर। जी, देखिए, जहां तक बात है अनिल झा जी की, जिस प्रकार से बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो आखिर ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये महिला सुरक्षा पर प्रवचन दे रहे हैं, और आखिर इनके नेता क्या कहा करते थे वो सबको मालूम है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता इस बात को जानती है कि किस प्रकार से कहा जाता था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये उस प्रकार के लोग हैं, उस विचारधारा से बिलोंग करने वाले लोग हैं, इस प्रकार के लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। नहीं, पर अविरल ये कहते हैं कि एक्शन आरोप लगाते हैं किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा, एक भी जिहादी नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम किसी जिहादी को नहीं बख्शेंगे। तो क्या अविरल आप इशारा किस ओर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर होगा। ठीक, एक अनिल ठीक है, अनिल जी एक मिनट अविरल, आप क्या रिस्पॉन्स इस मामले पर आप क्या कहते हैं? भाजपा, क्योंकि ठीक है, अंततः आता तो सरकार के पास ही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आता है। ठीक, चलिए कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी राष्ट्र विरोधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी आतंकवादी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा। और जो जिहाद को समर्थन देते हैं और जिस प्रकार से जिहादियों को पनपाने का कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों का जो समर्थन करते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर वो देश के खिलाफ कार्य करेगा, समाज के खिलाफ कार्य करेगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। झा जी नहीं, ठीक है अनिल झा जी, आप नहीं, अनिल झा जी आपकी सोच बहुत अच्छी, सारी बातें अच्छी, लेकिन वो बात तो देखिए बरकत रेहान भी करी। अगर ये फला नहीं, एक बात मेरी भी सुन लो ना, मजहब निकल आता है, कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, अरे नहीं, ब्राह्मण नहीं, कोई सब हिंदू है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मजहब सामने आ जाता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ ऐसे नेता, मैंने आपसे कहा कि पहले अपनी गिरवान को साफ करनी पड़ेगी। यहाँ बैठ के बड़ी बातें बहन जी ने कहा। ठीक, समय इतना ही था, प्रयास था सबको बराबर का मौका देने का। अरविंद जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल झा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल जी धन्यवाद, बरकत रेहान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपनी राय बेबाकी से रखी और सभी का धन्यवाद करते हैं हम सुदर्शन न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका भी धन्यवाद। कल फिर एक नई चर्चा को लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।